हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग हिस्ट्री की रिकॉर्डेड सेशंस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज़ रहेगी। और इसकी स्टार्टिंग हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से करेंगे। किससे करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री से करेंगे, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री भी हम लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो इसको एक बार जान लेते हैं। तो हमारे पास जो हम लोग अपने सेशन में डिवाइड करने जा रहे हैं, वो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं प्री के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली से लेकर हम लोग गुप्ता पीरियड तक या हर्षा पीरियड तक, हर्षवर्धन वाले जो पीरियड है, कन्नौज वाला, वहाँ तक हम लोग एंशिएंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग मेडिवल में अरब से पढ़ना शुरू करेंगे और 1707 जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है तब तक पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे। और मॉडर्न में हम लोग जो लेटर मुगल जो हैं हमारे, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और लेटर मुगल से हम लोग पढ़ेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। इसके अलावा हम लोग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। जितने भी हमारे रेवोल्यूशंस वगैरह हम लोग देखते हैं वो सब हम एक बार ज़रूर देखेंगे, है ना। तो ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है जो हम लोग करेंगे और सारा कवर करेंगे और रिकॉर्डेड में ही करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अराइवल ऑफ अरब्स एंड टर्क्स। तो टर्क्स कौन होते थे? टर्क्स वो होते थे जो तुर्की के लोग होते थे, जो टर्की के लोग होते थे। और अरब्स कौन होते थे? जो अरेबिया के लोग होते हैं। तो ये जो लोग थे दोनों के दोनों, ये इस्लाम को मानते थे और मुस्लिम डायनेस्टी के हुआ करते थे। इससे पहले जो हिंदुस्तान था वो हिंदुओं के द्वारा राज किया जा रहा था और हिंदू उसमें जो थे वो राजा होते थे। बट जब पहली बार अरब आए और आके उन्होंने कब्जा करना शुरू किया हिंदुस्तान की एक छोटी सी ज़मीन पे जिसका नाम सिंध था, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो वैसे इन्होंने अपनी सिंध से शुरुआत करी कब्जा करने की, और करते 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 धीरे धीरे इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था। पूरे पे तो खैर नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ साउथ तक तो गए ही थे ये लोग। वो हम देखते हैं अभी, हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, सबसे पहले किसने इनिशिएशन लिया, कौन आया कौन नहीं आया, खलीफा क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पहले इसके पहले समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है ये एक रिलीजन है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस। और ये रिलीजन कहीं ना कहीं अरब में स्टार्ट हुआ था। अरब में ये स्टार्ट हुआ था और इन्होंने अपना पावर जो था, जो इनकी अपनी पावर थी, इन लोगों ने अपनी पावर बना के रखी थी सिल्क रूट पे। तो उस टाइम पे चाइना से लेकर यूरोप तक जो भी ट्रेड का रास्ता था वो हमारा सिल्क रूट के थ्रू ही होता था। और सिल्क रूट जो था वो अरब होते हुए ही जाता था। और अरब में इस्लाम ने अपनी टेरिटरी बना ली और बगदाद में, बगदाद नाम की एक जगह जो आज की डेट में इराक की कैपिटल भी है, यहाँ पे इनके जो रिलीजियस हेड हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं, जिनका नाम होता है खलीफा, या फिर इंग्लिश में से आपने बहुत सारी जगह देखोगे कि कैलिफ भी कहते हैं। तो ये जो इनके धर्मगुरु थे ये बगदाद से रूल करते थे और वो पूरा अरब, पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया जो था उस पर होल्ड कर लिया था इन्होंने।
किस पे? पूरे सेंट्रल एशिया पे। तो ये जो सिल्क रूट था, जिसकी वजह से यूरोपियंस को चाइना, इंडिया या इंडोनेशिया, मतलब किसी भी जगह जाना पड़ता था स्पेशली स्पाइसेस के लिए, वो लोग नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अब बीच में सिल्क रूट पे इस्लाम के लोग मिलते थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप करते थे या बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कन्वर्जन की। नया नया धर्म निकला था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे जो इनको फॉलो करें, इस वजह से ये लोग कोशिश करते थे कि ये कन्वर्ट करें। तो अगर वहाँ से लोग, यूरोप से लोग आ रहे हैं, अपना लैंड रूट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन लोगों को या तो कहते थे, उनसे एक शर्त रखते थे कि भाई हम आपके लिए एक शर्त रखते हैं कि अगर आप इस्लाम को कबूल कर लें तो आप इस सिल्क रूट को यूज़ कर लीजिए, वरना आप मत करिए। लेकिन यूरोपियंस के साथ एक दिक्कत ये भी थी, कुछ यूरोपियंस ने कर लिया, जो आसपास के लोग थे उन्होंने कर लिया, क्योंकि ये कोई बुरा रिलीजन थोड़ी ना था, ये अच्छा रिलीजन था, मतलब अच्छा ही है ये हमेशा से। कुछ लोगों ने इसको खराब किया हुआ है, तो अच्छा ही था ये हमेशा से और अच्छा ही है। तो यूरोप के जो लोग टर्की के आसपास थे, वो लोगों ने इसको वहां तक लेके गए और इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे तो हमारी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो हमें साथ नहीं देती कि हम वहाँ पे इस्लाम का पालन कर सकें। अब ज्योग्राफिकल कंडीशन से इस्लाम का क्या मतलब है? देखिए, इस्लाम जब रिलीजन बना तो इस्लाम में एक ऐसी चीज़ आई, मतलब कुछ बहुत सारी इसकी शर्तें होती हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको खाने से पहले हाथ धोना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये रिलीजन में इसलिए डाल दिया जाता था क्योंकि उस टाइम के जो लोग होते थे उन लोगों को ना तो इतना हाइजीन का पता होता था और ना ज़्यादा उनके पास साइंटिफिक दिमाग था, ना उनको साइंटिफिकली हम समझा सकते थे। तो उस वजह से उन लोगों को अंधविश्वास के रूप में सिखा दिया जाता था। जैसे कि अगर बिजली कड़कती है तो उसको भगवान बना दिया, बारिश होती है उसको भी भगवान बना दिया। ये उस जमाने में नियम ही हुआ करता था, क्योंकि हर आदमी को आप साइंटिफिकली नहीं बता सकते थे। उस समय हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही कम हुआ करता था पूरे विश्व में, तो आप नहीं समझा सकते थे, तो उन्होंने उसको रिलीजन में जोड़ दिया। तो मीनवाइल जहाँ पे सेंट्रल एशिया में जहाँ पे इस्लाम बना या जहाँ पे अरब में इस्लाम बना था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री के आसपास होता था। तो यहाँ पे अगर आप लिकर का कंजम्पशन करोगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे लिकर का कंजम्पशन प्रोहिबिट कर दिया इस्लाम के अंदर। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल, चलो ये तो अभी हम इससे जोड़ लेंगे। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल ये है कि वहाँ पे एनिमल स्लॉटर करके और फिर खाए जाते थे। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो पूरा एक डेजर्ट एरिया है, और जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे आप प्लोइंग नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर कैरी आउट नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पे हम एनिमल्स को स्लॉटर करके खाने की बात करते थे। वहीं पे अगर हम उसके अगेंस्ट में हिंदूज देखते हैं, हिंदू रिलीजन देखते हैं, तो यहाँ पे गाय की पूजा करी जाती है, बैल की पूजा करी जाती है। तो द रीज़न बीइंग वो हमारे फ्लो में हेल्प करते थे। हमारे पास तब ट्रैक्टर्स और इस टाइप की मशीनरी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से वो हमें हेल्प आउट किया करते थे। तो वो हमें अनाज उगा के देते थे, तो वो हमारे लिए तो भगवान स्वरूप ही हो गए ना। जो हमारे लिए अन्नदाता हमारे फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स के लिए भी जो उनकी मशीनरी थी वो उस टाइम पे सिर्फ गाय थी या कैटल्स थी। तो इस वजह से उनकी पूजा हिंदुस्तान में हमेशा हर जगह करी जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। उसको बाद में रिलीजन से जोड़ दिया और धीरे 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 करके अब उस पर पॉलिटिक्स होती है। वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते। तो फिलहाल लिकर वाली बात पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा टेम्परेचर ऊपर रहता था, तो इस्लाम में लिकर कंजम्पशन प्रोहिबिटेड था। लेकिन यूरोप में, जो हमने यूरोप टर्की के ऊपर वाला यूरोप बताया है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, और 10-12 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता ही रहता है। तो इतनी ठंड में आदमी क्या करता है, इतनी ठंड में आदमी लिकर का कंजम्पशन, रम का कंजम्पशन करता है। एल्कोहल का कंजम्पशन ये लोग ज़रूर करते थे, और अगर अल्कोहल छोड़ देंगे तो ये उस एरिया में, उस जोग्राफिकल एरिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया और इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक इस वजह से उन्होंने सी रूट निकाला, और सी रूट निकाल के पहले
क्रिस्टोफर कोलंबस गए, फिर वास्को डिगामा गए, सबसे पहले मैगेलन गए, वो एक बात की बात है, वो हम 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में जब देखेंगे 15th सेंचुरी में, तब की बात है। फिलहाल हम वापस से आते हैं 8th सेंचुरी में। तो यहाँ पे 8th सेंचुरी की बात हो रही थी और इन्होंने सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब अरब ने फैलना शुरू किया धीरे धीरे। तो अरब जो थे, इन लोगों ने आगे बढ़ के एक्सटेंशन अपना शुरू किया, और ये जब इंडिया में आए और इंडिया में आके इन्होंने अपना एक्सटेंशन शुरू किया, तो इन्होंने सबसे पहले सिंध पे कब्जा भी कर लिया, लेकिन ये उसके आगे बढ़ भी नहीं पाए। और सिंध में भी ये जो गए तो उसका वहाँ पे फेलियर ही रहा। और वो क्यों रहा, तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अच्छा हाँ, ये भी एक चीज़ और नोट कर लो कि अरब, ये अरेबिया था पूरा, और ये मक्का मदीना जहाँ पे इनकी सबसे पायस एरिया इस्लाम का माना जाता है। ठीक है, ये बगदाद है जहाँ पे कैलिफ रहता था, और ये इंडिया है। ठीक है, तो ये इनके पास यहाँ से, इस जगह यहाँ से एंट्री करी इन्होंने वेस्ट से। ये तो हम लोगों को सबको पता ही है कि इन्होंने वेस्ट से एंट्री करी थी। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले जो इनका जुड़ा हुआ एरिया है, अगर आप लोग ये देख पाओगे तो आप लोग देखो, ये वाला जो एरिया है इंडियन बाउंड्री के अंदर, ये वाला जो एरिया था, इसको हम कहते हैं सिंध। यहां तक ये आ गए थे, यहां तक इन्होंने अपना टेरिटोरियल गेन कर लिया था, लेकिन ये इससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। ठीक, बाकी इन्होंने इधर भी देखो, अफ्रीका में भी काफी हद तक कर लिया था। यहां तो पूरा ही इन्होंने एरिया कवर कर लिया था, और मैंने बताया ना, यहां तक, ये टर्की तक, ये यहां तक आ गए थे। ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये टर्की है। यहां तक इन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया था, यहां तक ये लोग बहुत अच्छे से आ चुके थे। ठीक है, चलो अब लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो 1637 की बात है, एडी की, हम एडी में आ चुके हैं। 1637 की बात है, और इस टाइम पे जो सिलोन का राजा था, सिलोन उस समय श्रीलंका हुआ करता था, यहाँ पे कहीं नीचे होगा इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये सिलोन इसका नाम था पहला, और अभी इसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो सिलोन का जो राजा था, इसने अपने 3 शिप भेजे बगदाद में खलीफा के पास। लेकिन जब ये खलीफा के पास अपने शिप्स भेज रहा था, यहाँ पे इस जगह बगदाद में, ये यहाँ से इसने ट्रैवल करना शुरू किया, और यहाँ पे ये जाके बगदाद तक पहुँचते, तो नेवी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे ये अपनी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इस एरिया के पास, ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया के पास देबल नाम का पोर्ट है, ये पोर्ट। और ये जो पोर्ट है देबल, स्पेलिंग लिख लो, DEBAL, देबल। ये जो पोर्ट था, ये सिंध नाम के प्रांत का पोर्ट था, जहां पे दहीर नाम का हिंदू राजा
रूल किया करता था। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा किया और यहाँ तक ये गए, तो यहाँ पे जो पायरेट्स थे, इन लोगों ने इन 3 शिप को, ऐसे 3 शिप थे, इन तीनों को तोड़ फोड़ करके डुबा दिया और आगे नहीं जाने दिया। तो जब ये आगे नहीं गए, तो ये जो एरिया है बसरा, ये बसरा जो था ये पोर्ट सिटी थी बगदाद वालों के लिए। तो यहाँ पे जो इसके गवर्नर थे उसका नाम था अल हजाज। तो अल हजाज जो थे बसरा के जो गवर्नर थे, इन्होंने दहीर को बोला कि आप अब इसका कंपनसेशन देंगे। और जब दहीर ने मना कर दिया कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे, ये तो पायरेट्स ने किया है, ये हमने किया ही नहीं है, तो अल हजाज ने यहाँ से इनके ऊपर हमला कर दिया और दहीर को हराकर उस जगह खलीफा का राज कर दिया। तो सिंध नाम का जो एरिया है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बस हिस्ट्री में कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहली बार जो हमारे मुस्लिम्स आए थे, मुस्लिम लीडर्स जो आए थे, वो सबसे पहली बार सिंध में आए थे। और बस सिंध से मुस्लिम्स का एडवेंट शुरू हो गया, कॉन्कर शुरू हो गया, या कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन हो गया कि मुस्लिम्स पहली बार जो हिंदुस्तान में राज करने आए तो वो उन्होंने सिंध पे राज किया था। ठीक है, ये पर्शियन एम्पायर है, ये देख लो, ये सिंध है और ये हमारा हुना एम्पायर था। इसको और पास से देखना है तो ये देख लो कि ये जो सिंध था, इस पे ये यहाँ तक तो कैलिफेट था ही इसके पास, फिर इसने यहाँ पे इसको अटैक करके और इसको भी अपने अंदर में ले लिया और ये पूरा कैलिफेट हो गया, खलीफा हो गया था, खलीफा का राज। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनका सिंध पे कैप्चर करना एक फेलियर ही रहा और वो किसी काम नहीं आया क्योंकि उसके कुछ रीजंस थे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। लिखिए, नंबर 1, जो नया खलीफा था, जो न्यू कैलिफ बना था, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स सिंध, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स सिंध वॉज नॉट गुड। क्योंकि उसको ये लगता था कि ये जो सिंध प्रांत है, ये जो हमने जिस पे कब्जा कर लिया है, ये तो एक डेजर्ट एरिया है। अब अगर हम रेगिस्तान पे कब्जा करेंगे तो वहां से हम लोगों को कोई मॉनेटरी गुड नहीं मिलेगा, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, हमने सिर्फ रेगिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो उसका जो एटीट्यूड था वो सिंध के लिए बड़ा खराब हो गया कि यार ये क्या ले आए, इससे क्या करूंगा मैं, बस एरिया बढ़ा लिया, करेंगे क्या, इनके लोगों को और पालना पड़ेगा। तो ये एक पहला रीजन था कि इनका जो एटीट्यूड था वो सही नहीं था या अच्छा नहीं था सिंध के लिए। दूसरा, इसका एक और रीजन था कि ये सिंध पे बहुत कब्जा नहीं भी करना चाहते थे या कर पा रहे थे पहले से भी, क्योंकि पास में ही था फिर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो खलीफा बनना है वो किसे बनना है, इनकी भी आपस में म्यूचुअली लड़ाई चल रही थी बगदाद में। एक खलीफा आएगा तो उसके पीछे ऑलरेडी 5 लोग लगे होंगे कि ये खत्म हो या ये मरे किसी तरीके से, तो फिर दोबारा से फिर चूज करा जाए, क्योंकि ये एक हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती थी, ये एक इस तरीके की पोस्ट नहीं थी कि वो खलीफा है फिर उसका बेटा खलीफा बनेगा, फिर उसका बेटा खलीफा बनेगा। तो ये जो भी वहां पे लोग बैठते थे वही चुनते थे कि अब इसमें से हम किसको खलीफा बना दें, जो ज्यादा डिजर्विंग है वो खलीफा बनेगा। तो इनकी भी आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो अरब का जो भी अटेंशन था वो सिंध से फिर कब्जा करने के बाद भी डाइवर्ट हो गया। ठीक। तीसरा जो इसका रीजन था
वो ये था कि इसका जो डिस्टेंस था बगदाद से वो बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने देखा कि कहाँ यहाँ बगदाद और ये यहाँ पे सिंध, और वो भी हिंदू कुश माउंटेन्स क्रॉस करके, पूरा हिमालय क्रॉस करके। ये अगर हम साउथ वाली साइड से जाएंगे तो हिंदू कुश नहीं पड़ेगा, पर ये पूरा डेजर्ट क्रॉस करके और पूरा इधर से आप समझ लीजिए अभी इसमें इराक आएगा, ईरान आएगा, पाकिस्तान आएगा और उसके बाद यहाँ पे सिंध आएगा। कितना लंबा एरिया क्रॉस करना, और उस टाइम पे तो कोई मीन्स ऑफ कन्वेंस भी नहीं होता था, या तो घोड़े से जाओ या फिर भैया पानी से जाओ, वो भी अरेबियन गल्फ होते हुए क्रॉस करते हुए जाना होता था। ठीक, तो इसका तीसरा जो रीज़न था वो ये था कि इसका जो डिस्टेंस था बगदाद से वो बहुत दूर था, और इनके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की वजह से ये और सिंध पे ध्यान नहीं दे पाते थे। ठीक, और चौथा सबसे बड़ा इसका रीज़न था मोहम्मद बिन कासिम। अब सोचिए मोहम्मद बिन कासिम कौन था। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने मुल्तान को कैप्चर किया था, और मुल्तान को कैप्चर करके जो देबल था, देबल को भी इसी ने कैप्चर किया था दहीर को मार के। जो अल हजाज था वो गवर्नर था, उसने भेजा किसे था, उसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को ही था। और मोहम्मद बिन कासिम ने इस सब पे टेरिटरी पे, मुल्तान पे, सिंध पे, सब पे कब्जा करके और अपने आप को यहाँ का राजा मानने लगा था। बट उसमें वो एक उसने अपना ना पूरा एक ऐसा समझ लो कि अपनी पूरी टेरिटरी बना दी थी कि ये जो सिंध है और मुल्तान है ये पूरा मिला लो अगर, तो ये सारा का सारा एरिया अब मैं संभाल लूँगा। लेकिन उसके ओवर एम्बिशियस से, या उसकी ओवर एम्बिशन जो था उसकी वजह से, जो खलीफा था, खलीफा को ये लगने लगा था कि यार ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, या ये अपने आप को खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये राजा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को असैसिनेट करा दिया, मरवा दिया था। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ठीक ठाक था अरब्स का, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन आया उसमें मेन यही था कि ये सेक्युलर थे, थोड़े से, मतलब थोड़े से सेक्युलर थे। जिन लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करना था उनसे ये एक जिज़्या नाम का टैक्स ले लेते थे, जिसे ये पोल टैक्स भी कहते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपको इस्लाम नहीं कबूल करना और अपने धर्म में ही रहना है तो आप हमें एक टैक्स देते रहिए और आप अपने धर्म को जिंदा रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो जिज़्या हम अभी अकबर का जब शासन देखेंगे, या जब हम मुगल्स का भी शासन देखेंगे, या उससे पहले हम लोग अभी और भी शासन देखेंगे हमारी दिल्ली सल्तनत के, उसमें हम लोग जिज़्या देखने को मिलेगा बहुत प्रॉपरली। लेकिन अगर कभी भी पूछा जाएगा हिस्ट्री के हमारे सवालों में कि जिज़्या टैक्स जो है वो इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार किसने अप्लाई किया था, तो हमारा जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इज द फर्स्ट पर्सन जिसने जिज़्या टैक्स को अप्लाई कराया था हिंदुस्तान की सरजमी पे, हिंदुस्तान की धरती पे पहली बार। क्लियर? चल, इसके बाद हम लोग इनका ये और देख लेते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या रहा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध पे। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखे ये जो चार थे,
ये रीजंस थे कि अरब जो है वो फेल क्यों हुए आगे एक्सटेंड होने में। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अरब ही आए थे हिंदुस्तान में और ये पूरे पे कब्जा कर सकते थे, पर ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके जो रीजंस थे वो ये थे 4। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनका मेन पॉइंट केवल जिजिया वाला ही कवर होता है, जो कि अगर पूछा गया तो पूछा जाएगा एग्जाम में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इनका इम्पैक्ट। तो इनका जो इम्पैक्ट था वो हिंदुस्तान के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं था। अब वो खास कैसे नहीं था? सबसे पहले तो ये कन्वर्जन नहीं कर पाए। जो सिंध के लोग थे उनको ये मुस्लिम नहीं बना पाए, या बनाया भी तो बहुत कम समय के लिए बनाया। और जब ये लोग वापस चले गए या यहाँ वहाँ की जो दोबारा से वो इंडिपेंडेंट जब हो गया, अभी फ्यूचर में हम देखेंगे, या जैसे करके वो वापस से इंडिया के अंदर आ गया या कुछ भी हुआ, या वो एक अलग ही प्रांत बना रहा, तो वहाँ पे एक नई कम्युनिटी ने अपने आप को जन्म दिया जिसका नाम था सिंधी कम्युनिटी। ये तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, मनवानी, वाधवानी, सिंधवानी। तो ये जो कम्युनिटी है ये सिंधी कम्युनिटी बनी। अब इस कम्युनिटी को अरब से बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अरब का जो कॉन्केस्ट था सिंध के ऊपर, उससे अरब को कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो था ये अपना इस्लाम को एक्सपेंड नहीं कर पाए, मुस्लिम्स को एक्सपेंड नहीं कर पाए, मुसलमान धर्म को ये और ज़्यादा फैला नहीं पाए, लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और किया भी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किया। दूसरा, इन्होंने फॉर्मल स्लेवरी सिस्टम हिंदुस्तान को दिखाया पहली बार, कि फॉर्मली कैसे स्लेव बनाया जाता है और वो फिर स्लेव रहता ही है चाहे आप उसको छोड़ भी दो। तो इनका जो मामलुक डायनेस्टी अभी हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, तो वही स्लेव था पूरा। वही हम अभी देखेंगे पूरा कि कैसे मुस्लिम्स में पहले से एक और भी था कि ये स्लेव्स बना सकते हैं। तो फॉर्मल स्लेवरी सिस्टम जो था वो इस्लाम से हमें मिला है, या पूरे विश्व को मिला है, हम लोगों ने देखा है उसके बारे में जो पढ़ा है। और वही इनके यहाँ से इंडिया में पहली बार हम लोगों ने अरब कॉन्क्वेस्ट से ही देखा। क्लियर? और तीसरा कि ये अच्छा बिजनेस करना सिखा गए सिंध के लोगों को। आप देखते होंगे आप लोग जनरली कि सिंधी जो होता है बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। उसका रीज़न ही यही है कि ये लोग उस ज़माने से इनको बिजनेस करना सिखा गए, स्पेशली द लेदर वर्कर्स। जो अरब के सॉफ्ट लेदर के वर्कर्स थे वो सिंध में आके बस गए थे उस टाइम पे, और उन्होंने यहाँ के लोगों को उस टाइप का काम करना सिखा दिया था। और जब इन लोगों ने सीख लिया और वो लोग वापस हो गए, तो अब इनका मार्केट ज़्यादा बड़ा हो गया पूरे फॉरेन मार्केट में। क्लियर? तो ये इम्पैक्ट हमें मिला अरब कॉन्क्वेस्ट से। किससे मिला? अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो अरब्स हम लोगों ने देखा कि जब आए, अराइवल ऑफ अरब्स हुआ, तो इसमें क्या क्या हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब टर्क्स आए तो फिर क्या हुआ, जब तुर्की के लोग आए, जब तुर्क की तरफ से मुसलमान आए, क्योंकि मुस्लिम्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जब टर्क्स आए, जिसमें महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी थे, ये लोग थे, तो तब क्या हुआ। ठीक है?